आज दिनांक 27 अप्रैल 2021 को मैं डॉक्टर मनोजी राय, अध्यक्ष हिंदी विभाग TS कॉलेज हिसुआ, स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को चंद्रगुप्त नाटक की राष्ट्रीयता की भावना के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे विद्यार्थी यह आश्वस्त हो जाएं, विश्वस्त हो जाएं कि जितना राष्ट्रवाद जयशंकर प्रसाद के नाटकों में अभिव्यक्त हुआ है, उतना राष्ट्रवाद हिंदी साहित्य के किसी अन्य नाटककार के द्वारा नहीं हुआ है। जयशंकर प्रसाद ने काल की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत लंबे काल को अपने नाटक का विषय नहीं बनाया है। उनके नाटक का विषय है मूल रूप से हिंदी इतिहास का स्वर्ण युग, गुप्त काल। अजातशत्रु, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ऐसे ऐसे कुशल राज अधिकारियों के काल को उन्होंने अपने नाटक का विषय बनाया है। चूँकि स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा के प्रथम खंड के विद्यार्थियों को चंद्रगुप्त नाटक पढ़ना है, इसलिए चंद्रगुप्त नाटक की ही राष्ट्रीयता की भावना के बारे में विचार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि चंद्रगुप्त का जो सहनायक है या चरित्र अभिनेता, सहनायक से ज़्यादा चरित्र अभिनेता कहना अच्छा होगा। चरित्र अभिनेता यदि है तो वह आचार्य चाणक्य है। पूरे नाटक में उसी के निर्देश के अनुकूल घटनाएं घटती हैं। वह चंद्रगुप्त, सिंहरण, मालविका, अलका इत्यादि नायक नायिकाओं पात्रों का दिशा निर्देशक है। यदि यवनों पर विजय प्राप्त होती है एनिसाक्रिटिस, सेल्यूकस या सिकंदर, हर पात्र को, निम्न से लेकर के श्रेष्ठ पात्र को, जो यवन पात्र हैं, सबको चाणक्य अपनी कूटनीति से प्रभावित करता है, परास्त करता है। उसका एकमात्र उद्देश्य है, और व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है, राष्ट्रीय उद्देश्य है, आर्यावर्त को प्रतिभा संपन्न बनाना, ऐश्वर्य संपन्न बनाना और शक्ति संपन्न बनाना। तत्कालीन आक्रमणकारी सिकंदर विश्व विजय के अभियान के क्रम में आर्यावर्त में प्रवेश करता है। आर्यावर्त के पश्चिमी उत्तर भाग का गांधार का राजकुमार आम्भेक राष्ट्रद्रोह करके चंद रुपयों पर बिक करके उसे भारत में प्रवेश कराता है। चूँकि गांधार क्षेत्र में ही
तक्षशिला है और उस तक्षशिला में चाणक्य तक्षशिला गुरुकुल का कुलपति है और वह अपने गुरुकुल में राष्ट्रवाद की शिक्षा देता है। उसने परामर्श दिया था पूर्व में, जिस समय पर्वतेश्वर यानी पोरस जो पंजाब का राजा था और उससे युद्ध हो रहा था सिकंदर का, उसने कहा था, परामर्श दिया था कि आप मगध की विशाल सेना का सहारा लें, आप विजयी होंगे। लेकिन अदूरदर्शी पर्वतेश्वर मगध साम्राज्य के समक्ष हाथ फैलाना उचित नहीं समझता और यह कहता है कि वह वर्णशंकर है, मैं उससे मदद नहीं लूँगा। और तब गांधार के बाद जो पंजाब है, पंचनद प्रदेश, वह भी सिकंदर के हाथों आ जाता है। वीरता पूर्वक संघर्ष करते हुए पोरस हार जाता है। वह संयुक्त वाहिनी का नेतृत्व नहीं कर पाता। चाणक्य अपने आश्रम में, गुरुकुल में विद्यार्थियों से प्रश्न करता है, कैसा युद्ध रहा? सिंहरण बताता है कि पोरस के नेतृत्व में सेना वीरता के साथ लड़ रही थी, किंतु चाणक्य रोक देता है। किंतु का मतलब यही कि वीरता पूर्वक लड़ते हुए हार गए। युद्ध का एकमात्र उद्देश्य है विजय प्राप्त करना और अदूरदर्शी राजा के नेतृत्व में सबल सेना भी हार जाती है। लेकिन अगली बार जो युद्ध होगा उसमें हमारी सेना विजयी होगी और वह कृत संकल्पित होकर के तय करता है कि सिकंदर को परास्त करना है। सिकंदर को परास्त करने के लिए वह अपने गुरुकुल में वार मीटिंग या युद्ध मंत्रणा करवाता है। वह कहता है कि हमारे राष्ट्र की एक सेना होगी जो आर्य सेना कहाएगी। आर्यावर्त हमारा देश है, आर्य सेना कहाएगी और वह क्षेत्र और जाति पर आधारित नहीं होगी। आधुनिक शब्दों में कहा जाए तो कंबाइंड फोर्स होगी, संयुक्त वाहिनी होगी और उसका एक कमांडर इन चीफ या प्रमुख होगा और वह होगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का वर्गमित्र सिंहरण है, वह मालव का राजकुमार है। उसके ही आश्रम में आने जाने वाली अलका भी है और वह अलका राष्ट्रद्रोही आम्भिक की सगी बहन है। आम्भिक सिकंदर को भारत में प्रवेश करा करके उससे पैसा लेता है और अपने पिताजी को जेल में डाल करके अपने राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है। चाणक्य यह चाहता है कि प्रजा में विद्रोह की भावना उपजाई जाए और वह विद्रोह की भावना उपजाने के लिए अलका को भारत की महिला वाहिनी का प्रमुख नियुक्त करता है।
आर्य पताका उसके हाथ में रहती है। और हिमाद्रि तुंग श्रृंग श्री प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। यह जो नारा लगाया जाता है, यह जो घोष वाक्य कहा जाता है, उसका नेतृत्व करने वाली अलका है, जिसका भाई राष्ट्रद्रोही बना हुआ है, जिसके पिताजी को जेल में डाला गया है, जिसके प्रजाओं का यवनों ने संहार किया है, और उस सेना का नेतृत्व करती हुई अलका चाणक्य के मतानुसार सिंहरण की प्रेमिका भी बन जाती है, क्योंकि वह भी संयुक्त वाहिनी का एक सदस्य बनता है। एक बार जिस समय मंत्रणा चल रही थी, आंभिक आता है। आंभिक विरोध करता है कि हमारे क्षेत्र में रह करके इस गुरुकुल में हमारे विरुद्ध नीति बनती है, यह उचित नहीं है, हम दंड देंगे। और तब चाणक्य कहता है कि गुरुकुल में सिर्फ गुरु के आदेश का पालन होता है, इससे सभी आदेश व्यर्थ सिद्ध होते हैं। गुरुकुल किसी राजा के अधीन नहीं होता। वहाँ पर सिंहरण और आंभिक का वाकयुद्ध भी होता है, दोनों तलवारें निकाल लेते हैं। अंत में दोनों की संधि करा करके पटक्षेप किया जाता है। चाणक्य की योजना सिकंदर की सेना के सेनापति बने सेल्यूकस की बेटी को भारतीय शिक्षा से प्रभावित करना है कि जब वो भारतीय धर्म दर्शन और राजनीति का अध्ययन कर लेगी तो वह भारतीय रंग में रंग जाएगी, और उसके माध्यम से यदि संधि होगी यमन प्रदेश से, तो हमारा देश और मजबूत होगा। वह दांडयायन से भी दीक्षा लेती है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह जो गीत है वह कंठस्थ करना चाहती है। दांडयायन पूर्णतः स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त है, और वह सिकंदर के दूत एनिसाक्रिटिस को खरी खोटी सुना देता है कि मैं सन्यासी हूं, मैं किसी के नियंत्रण में बंधने वाला नहीं। भगवान की दी हुई हवा, जल और प्रकृति के दिए हुए फल को स्वीकार करता हूं। मेरे ऊपर किसी का नियमन नहीं लग सकता। उस सिंहरण और चंद्रगुप्त के समान ही जो कार्नेलिया है वह भारतीय शिक्षा प्राप्त करती है, और भारतीय शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात एक दिन वह सिंध नद के किनारे अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत याद करती है। उसे सुनाना है अगले दिन। उसी समय क्षत्रप फिलिप
उसके साथ बलात्कार करने के लिए हमला करता है, उसे अंकपाश में जकड़ना चाहता है, वह बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाती है और अचानक चंद्रगुप्त उस समय उपस्थित होता है, उसे बचाता है। चंद्रगुप्त और फिलिप का कठोर संवाद भी होता है, दोनों एक दूसरे को देख लेने की चुनौती देते हैं। वह अंत में विनम्रता पूर्वक कार्नेलिया से कहता है कि तुमको इस घटना को भूल जाना चाहिए, अपने पिताजी से मत कहना। वह तो कहते कि मैं भूल जाऊंगी, लेकिन बाद में वह सोचती है क्या यह घटना भुलाने लायक है। इस घटना को भूलने का अर्थ होगा कि चंद्रगुप्त को भी भूल जाना पड़ेगा। अपने को बचाते हुए चंद्रगुप्त को देखकर वह उसकी ओर स्वभावतः आकर्षित हो जाती है और इस आकर्षण में चाणक्य की रणनीति अत्यधिक सफल मानी जाती है। वह नहीं चाहती है कि इस धर्म भूमि, आदर्श भूमि, पुण्य भूमि भारत पर हमारे पिताश्री आक्रमण करें। वह समझाती है। जिस समय सिकंदर से युद्ध होता है, अलका आग्रह करती है चाणक्य से कि युद्ध जिस समय हो उस समय भारत की नवयुवतियों का जो वर्ग हो वह अगली पंक्ति में रहे, अग्रिम पंक्ति में युद्ध करेगा और उसका नेतृत्व मैं करूंगा। स्थिति होती है कि भारतीय ललनाएं अपने नवजात शिशुओं को पीठ पर बांध करके, हमारे देश की माताएं वृद्धावस्था में भी लाठी लेकर के, भाला लेकर के युद्ध के मैदान में डटी हुई है और अंत में युद्ध होता है। कार्नेलिया अलका का चलाया हुआ बाण सिकंदर की छाती में प्रवेश करता है, उसके अभेद्य कवच को तोड़ करके प्रवेश करता है, घायल हो जाता है सिकंदर और कहता है कि यह राष्ट्र कभी भी पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ की वीरांगनाएं युद्ध करने के लिए तैयार हैं। वह वहाँ से लौट जाता है, लेकिन सेल्यूकस का जो उसका सेनापति है उसका ख्वाब अधूरा ही रह जाता है। वह एक बार जंगल में शेर का शिकार कर रहा है। शिकार के क्रम में देखता है कि एक जगह नवयुवक सोया हुआ है, उसके पास एक बाघ आता है और बाघ जो ही उसे पकड़ना चाहता है वह उस पर बाण चलाता है। वह दूसरा कोई पात्र नहीं, वह चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त के जीवन की रक्षा करता है। चंद्रगुप्त कहता है कि आपने हमारे जीवन की रक्षा की है, मौका आएगा तो मैं भी आपकी रक्षा करूंगा। लेकिन जब सेल्यूकस यवन सेना के सेनापति के रूप में भारत पर आक्रमण करता है तो उसके विरोध में चंद्रगुप्त के नेतृत्व में
युद्ध होता है। चंद्रगुप्त से पराजित होकर के सेल्यूकस सिर झुकाए हुए है। चंद्रगुप्त उसे प्रताड़ित नहीं करता, प्रेम पूर्वक ले जाता है। चाणक्य के सामने उपस्थित होता है। सेल्यूकस, चाणक्य कहता है कि आप हमारे देश के अतिथि हैं। मैं चाहता हूं कि आर्यावर्त और यवन में संघर्ष नहीं हो, इसके लिए एक प्रेम की धारा बहनी चाहिए। वो कहता है कि क्या? कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं आपसे याचना करता हूं, आप मुझे कुछ दीजिए। वो कहता है क्या चाहिए आपको? ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप अपनी बेटी कार्नेलिया का हाथ हमारे आर्यावर्त के भावी सम्राट चंद्रगुप्त के लिए दे दे। वह सेल्यूकस अंत में प्रश्न करता है, मेरी बेटी का विचार हो तब न। और अंत में कार्नेलिया मुस्कुरा देती है, दोनों का पाणी ग्रहण होता है। यानी जो दो दुश्मन थे वे दोनों एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं। आक्रमणकारी की पुत्री भारत की राजवधू बनती है और यह पूरी योजना चाणक्य की है, जो राष्ट्रवाद का नियामक है। जिस समय चंद्रगुप्त का राज्यारोहण होता है, उस समय चाणक्य कहता है कि किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाया जाए। चंद्रगुप्त के पिता चाहते हैं कि उत्सव मनाया जाए, वह विरोध करता है, क्या कि ऐसा नहीं होगा। स्थिति यह होती है कि उस उत्सव को नहीं मनाने के निर्देश के कारण चंद्रगुप्त भी दुखित होता है कि हमारे गुरु हमारे पारिवारिक मामले में भी हस्तक्षेप करते हैं। वह उन्हें कुछ अप्रिय शब्द बोल भी देता है। चाणक्य क्षुब्ध नहीं होता, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। और स्थिति होती है कि जिस समय सिंहरण चंद्रगुप्त से दूर है, चंद्रगुप्त सोचता है कि मैं अकेला हूं, हमको ही यमन सेना से लड़ना है। लेकिन उस युद्ध भूमि में जब पहुंचता है तो देखता है कि सिंहरण भी है। वो पूछता कि तू कैसे आ गया? कहा कि मुझे गुरुदेव ने भेजा है। अरे गुरुदेव? तो हाँ, गुरुदेव ने ही मुझे भेजा है और उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त की सहायता करनी है, और मैं ही नहीं, पूरे आर्यावर्त की सेना बिना किसी भेदभाव के आपके साथ खड़ी है। और तब भी यह श्री मिलती है उस आर्य सेना को। चाणक्य यह चाहता है कि कोई हमारा व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं होना चाहिए, जो भी लक्ष्य हो वह भारतीय लक्ष्य होना चाहिए। और उस भारतीय लक्ष्य में
जो उसकी प्रेम का सुवासिनी है, उस सुवासिनी को अपने विरोधी मगध के महामंत्री राक्षस को दान करने का संकल्प कर लेता है। वह सुवासिनी से कहता है कि तुम हमसे प्रेम करती हो ना? कहते कि हाँ। तो हमारे लिए कुछ त्याग कर सकती हो? कि कुछ भी त्याग कर सकती हूँ आपके लिए, तो मुझे ही त्याग कर दो और तुम राक्षस की प्रेमिका बन जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राक्षस यदि हमारे साथ हो जाएगा, आर्यावर्त के साथ हो जाएगा, तो हमारी सेना विजयी होगी। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। कहा कि तुम इतने निष्ठुर हो सकते हो कि अपनी प्रेमिका को भी छोड़ सकते हो? वो कहता है कि मैं राष्ट्र के कल्याण के लिए किसी का भी परित्याग कर सकता हूं, और उसी राष्ट्र के कल्याण के लिए परित्याग वह करता है अपनी प्रेमिका सुवासिनी को। उस संकल्प के साथ वह उसे अपनी बहन मान लेता है। और जिस समय राजगद्दी का उत्सव मनाना तय होता है, राक्षस आक्रमण करता है, वह अपने सैनिकों के साथ पकड़ा जाता है, लेकिन उसे दंड नहीं दिलवाता। उसे कहता है कि आप यही न चाहते थे कि प्रधानमंत्री का पद हमें मिले? राजा चंद्रगुप्त बनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री या महामात्य आप ही रहेंगे, और आपकी धर्मपत्नी मेरी बहन सुवासिनी बनेगी। कृपया इसे भी स्वीकार करें। वहां राक्षस किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और एक काषाय वस्त्र, गेरुआ वस्त्र लिए हुए है, और चंद्रगुप्त के पिता से कहता है कि आपका बेटा आर्यावर्त का सम्राट बन गया है, आपको बहू मिल गई है, हमारे साथ आप सन्यासी बन जाए। तो यह जो महात्याग है चाणक्य का, वह राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के कल्याण के लिए है। जो युद्ध होता है वह राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध होता है, वहाँ मगध और मालव का प्रश्न नहीं है। जिस समय संयुक्त वाहिनी का नेतृत्व किया जाता है, उस आश्रम के विद्यार्थी चंद्रगुप्त की जय का नारा लगाते हैं। वह विरोध करता है, कहता है कि नहीं, चंद्रगुप्त की जय नहीं, आर्यावर्त की जय होनी चाहिए, व्यक्ति की जयकार नहीं होनी चाहिए। जब भी जयकार हो तो राष्ट्र की जयकार हो। और स्थिति है कि आर्यावर्त की जय का नारा लगता है। अलका गांधार नरेश की बेटी है, राष्ट्रद्रोही की बहन है, लेकिन उससे प्रेम विवाह करवाता है चाणक्य सिंहरण से। चाणक्य और दंडयायन दो ऐसे राष्ट्र संत हैं, दोनों शिक्षक हैं। एक भारतीय धर्म दर्शन के हैं तो एक कूटनीतिज्ञ हैं,
और दंडयायन निर्भीक होकर के कहता है कि जाकर के अपने राजा से कह देना, इन सॉक्रेटिस को, कि वह अभी झेलम ही पार कर चुका है और पूरा भारत विजय का सपना देख रहा है। उसे लौट जाना चाहिए, नहीं तो उसे बहुत हानि उठानी पड़ेगी। स्थिति है कि वह घायल होता है सिकंदर, और बाद में बेबीलोन जाते जाते मर भी जाता है। जो संयुक्त नेतृत्व होता है उस कार्य के लिए चंद्रगुप्त, सिंहरण, यहाँ तक कि बाद में आम्भिक भी चंद्रगुप्त के साथ हो जाता है। चाणक्य की यही योजना थी कि अंतिम समय में भारत का कोई भी पात्र भारत का विरोधी नहीं रहे, और जब आर्य पताका वो हाथ में थमवाता है अलका के, तो अलका जय घोष करती हुई, नारा लगाती हुई आगे बढ़ती जाती है। पीछे से युवक युवतियां सब हैं, और तब चाणक्य कहता है कि इसे मारो ना, तुम्हारा विरोध कर रही है, जनता को भड़का रही है। कहा कि नहीं, तब इसमें शामिल हो जाओ, इसमें कहीं किसी का कोई विरोध नहीं है। यह आर्यावर्त की सेना है, यह आर्य सेना है, इसमें मगध, मालव और गांधार का कोई भेद नहीं है। और अंत में वह आम्भिक, दुष्ट आम्भिक, अपनी सगी बहन अलका के नेतृत्व में जो आर्य सेना बढ़ रही है उसका एक सदस्य बन जाता है। चाणक्य की योजना है कि यवन की जो सेना है उसकी गुप्त जानकारी प्राप्त कर लेना, और वह एक भारत का ब्राह्मण बन करके उसमें प्रवेश करता है। लेकिन उसकी योजना है कि जिस समय हम प्रवेश करें उसी समय उसके शिविर पर चारों तरफ से धावा बोल दिया जाए, और इस कारण उसकी जो विशाल सेना यह तय न कर पाए कि किधर से आक्रमणकारी है, किधर से युद्ध करना है। और वही होता है, वह प्रवेश करता है, बाद में आक्रमण होता है तो फिर निकल भी जाता है, और सभी सैनिक या तो मार दिए जाते हैं या गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो यह जो नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक, वह राष्ट्रीय भावना से युक्त नाटक है। इसके प्रत्येक पात्र अपने स्वार्थ का परित्याग करके राष्ट्रहित में लगते हैं। सिकंदर की सेना ने जिन प्रदेशों को जीता है वहां की फसलों को बर्बाद किया, घरों में आग लगाई, नौजवानों की हत्या की, युवतियों का शीलहरण किया, और स्थिति यह होती है कि बाद में उन्हीं पद दलित क्षेत्रों के पात्रों को चाणक्य सिकंदर के विरुद्ध उकसाता है। गांधार नरेश को आम्भिक ने
जेल में डाला है, तो अंबिक के विरोध में, गांधार नरेश के पक्ष में, अलका के पक्ष में जनमत तैयार करवाता है और पूरी जनता कहती है कि हम अंबिक के साथ नहीं रहेंगे, हम अलका के साथ रहेंगे। और इस प्रकार से हारे हुए प्रदेशों को भी वह संघर्ष के लिए आमादा करवाता है। यह उसकी जो योजना है वह राष्ट्रीय योजना है, कोई वैयक्तिक योजना नहीं है। जब तक कोई स्वार्थ का परित्याग नहीं करेगा तब तक राष्ट्र का सेवक नहीं बन सकता। चाणक्य कोई अपनी लक्ष्य की योजना नहीं रखता, अपना कोई लक्ष्य नहीं है। एकमात्र लक्ष्य है आर्यावर्त को परम वैभव के आसन पर पहुंचाना, और इस प्रकार वैभव पर पहुंचाना कि कोई दूसरा राष्ट्र उसे पराजित करने का मंसूबा भी नहीं पाले। और उसकी यह योजना सफल होती है। सबसे बड़ी बात कि जो चंद्रगुप्त नाटक है, इस नाटक में कई पात्रों ने अपना जीवन उत्सर्ग किया है राष्ट्रहित के लिए। एक मालविका नाम की है नायिका, वह चंद्रगुप्त से विवाह करना चाहती है, प्रेम करना चाहती है। उससे चाणक्य मिलता है, कहता है कि तुम चंद्रगुप्त से प्रेम करना चाहती हो ना? तो मालविका कहती है कि हाँ। तो तुझे उस चंद्रगुप्त के लिए अपने जीवन का परित्याग करना पड़ेगा। तो मैं वह भी कर सकती हूँ। तो कहता है कि तुम्हें चंद्रगुप्त का वस्त्र पहन करके उसके शयन कक्ष में सोना है, जिसके चलते तुम्हारी हत्या करे राक्षस और पकड़ा जाए। अंततः वह तैयार हो जाती है। राक्षस यह सोच करके प्रवेश करता है कि यह तो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त को मार करके मैं गद्दी पर अधिकार प्राप्त कर लूंगा महापद्मनंद के नेतृत्व में। लेकिन वह पकड़ा जाता है, मालविका मारी जाती है, और यह जो त्याग है वह सामान्य त्याग नहीं है। जैसा मैंने बताया कि अपनी बाल प्रेमिका सुवासिनी का परित्याग राष्ट्रहित में यह राक्षस के लिए कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारा हमारे साथ विरोध यही था ना कि मैं महामात्य बनूंगा। मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं, कोई लिप्सा नहीं। महामात्य भी आप ही बनेंगे, सुवासिनी आपकी ही धर्मपत्नी बनेगी। ऐसा कोई सामान्य पात्र त्याग करेगा क्या? मगध साम्राज्य से निर्वासित चंद्रगुप्त को वह राज्याभिषिक्त करवाता है। आर्यावर्त का एकमात्र शासक चंद्रगुप्त बनता है। उसमें चाणक्य की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं, कोई पद की याचना नहीं। बाद में तो वह सन्यासी बन जाता है। तो इस प्रकार यह जो नाटक है पूर्णतः राष्ट्रवादी नाटक है। इसके जितने गीत हैं
वे राष्ट्रीय भावना से युक्त गीत हैं। जिस समय कोई राष्ट्रीय उत्सव होता है, उस राष्ट्रीय उत्सव में इस नाटक के दो गीत गाए जाते हैं। एक हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। ऐसे ऐसे जो भाव हैं वो, और दूसरा अरुण यह मध्य देश हमारा, जहाँ पहुँच अनुजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये दोनों गीत और राष्ट्रीय गीत हैं, राष्ट्र प्रेम से युक्त गीत हैं। लेकिन चंद्रगुप्त नाटक के राष्ट्रवाद में विश्व के अमंगल की कोई सूचना नहीं है। सेल्यूकस को प्रताड़ित नहीं किया जाता। पराजित सेना का प्रमुख है, उसकी बेटी कार्नेलिया को लगता है कि हमारे पिताजी को चंद्रगुप्त ने प्रताड़ित किया है, ये सिर झुकाए हैं। चंद्रगुप्त ही कहता है कि तुम्हारे पिताजी हमारे सामने हैं, मैंने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। और वो मानते हैं सेल्यूकस। अंत में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के पिता के बीच में समधि का संबंध चाणक्य करवाता है। दोनों एक दूसरे के समधि हो जाते हैं। चंद्रगुप्त की धर्मपत्नी कार्नेलिया बनती है, जो विदेशी महिला है लेकिन भारतीय धर्म दर्शन संस्कृति से जुड़ी हुई है। वह अपने पिताश्री से कहती है कि भारत आदर्श धर्म भूमि है, यहाँ का दर्शन है, यहाँ का साहित्य है, इसका हमें अध्ययन करना चाहिए, इस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। वह पिताश्री को समझाती है, पिताश्री बाज नहीं आते और अंततः हार जाते हैं। चंद्रगुप्त कहता है कि एक बार हमारे जीवन की रक्षा तुम्हारे पिता सेल्यूकस ने की थी, सिंह के हमले से मुझे बचाया था, और आज वही तुम्हारे सामने हार करके भी बिना प्रताड़ित हुए उपस्थित है। इनसे तुम पूछ सकती हो, मैंने इन्हें कोई शारीरिक दंड नहीं पहुंचाया, मैं प्रत्युपकार करना जानता हूं। इस प्रकार जो चंद्रगुप्त नाटक है वह राष्ट्रवादी नाटक है। राष्ट्रहित में क्षेत्र, जात, वर्ण का भेद भूल करके सभी आर्यावर्त की सेना में शामिल होते हैं। चाणक्य यह परामर्श देता है पोरस को कि मगध की विशाल सेना है, आप उसे अपने सहायतार्थ प्रयोग करें। वो कहता है कि वह वर्ण संकर है, मैं उससे कोई सहायता नहीं लेना चाहता। और अंत में पोरस हार जाता है। लेकिन उस हार के बाद जो निर्णय होता है चाणक्य के नेतृत्व में, चाणक्य की मंशा के अनुसार, वह निर्णय उसके गुरुकुल में ही होता है, आंभिक के राज्य क्षेत्र में ही होता है,
उस क्षेत्र में जहाँ पर सेल्यूकस और सिकंदर का शासन चल रहा है, फिर भी होता है और अंततः भारत की आर्य सेना विजयी होती है। सेल्यूकस की बेटी भारत की राजवधु बनती है। एक कुशल महामात्य के रूप में राक्षस आर्यावर्त का महामात्य बनता है और चाणक्य जो पूरे घटना का एकमात्र सूत्रधार है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सन्यासी का जीवन व्यतीत करने के लिए चंद्रगुप्त के पिता के साथ वन प्रस्थान करता है। तो हमारे विद्यार्थी इस व्याख्यान के आधार पर यह जान लें कि जयशंकर प्रसाद एक राष्ट्रवादी रचनाकार थे। उनकी रचनाओं में राष्ट्रवाद, विशेषतः नाटकों में राष्ट्रवाद अवश्य दिखाई पड़ता है। आप इस लॉकडाउन की परिस्थिति में घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रतिदिन आपको व्याख्यान के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।